नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। पहली जनसभा हुई, चुनावी जनसभा। और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री 16 बार बिहार आएंगे। 16 जनसभाएं प्रस्तावित हैं और अमित शाह 23 बार बिहार आएंगे लोकसभा चुनाव के दरमियान। इसके अलावा जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, तमाम नेताओं के कार्यक्रम बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री आज जमुई में थे। उन्होंने नीतीश कुमार को ईमानदार होने का प्रमाण पत्र दिया। कहा, नीतीश बाबू जब रेल मंत्री थे तब कोई शिकायत आई थी क्या? और जब वे बने, इशारा लालू यादव की ओर था, तो किस तरीके से नौकरी के बदले जमीन लिखाई गई, यह भी आप जानते हैं। बिहार के लोगों से जंगल राज की याद दिलाई गई। बिहार में नीतीश बाबू ने जितने काम किए हैं उन्हें गिनाया गया और किस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है। यूपीए के शासनकाल में खस्ताहाल ट्रेनें चलती थी, अब विश्व स्तरीय ट्रेनें चल रही हैं वंदे भारत की तरह। यह भी कहा नरेंद्र मोदी ने कि लालू यादव फंसे हैं, लालू यादव को सजा हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर है, बीजेपी का क्या कसूर है? यह तो कांग्रेस के जमाने की बात है और लालू यादव अब उसी कांग्रेस के साथ बैठे हैं। तो नरेंद्र मोदी की यात्रा बिहार में शुरू हो गई और आज नीतीश कुमार भी बिल्कुल पुराने अंदाज में बोले हैं। लगा ही नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सेहत गड़बड़ है। आज कुछ लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत भी नहीं महसूस की गई, बस नाम उन्होंने पढ़ा और 9 मिनटों तक वे बिल्कुल फर्राटेदार बोलते रहे, रॉ में बोलते रहे। तो ये सारी बातें देखिए, चुनाव बिल्कुल अब परवान पर चढ़ता दिख रहा है। पता नहीं तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से भी अपने को बड़ा स्टार प्रचारक मान रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि वे एक दिन जाएंगे और सारा वोट आरजेडी को, कांग्रेस को, लेफ्ट को प्राप्त हो जाएगा। मोदी बिहार आ गए लेकिन तेजस्वी यादव अब भी घर बैठे हैं। मैं उम्मीदवारों की सूची देख रहा था, आधिकारिक घोषणा तो हुई ही नहीं है। हम चर्चा करेंगे एक एक क्षेत्र की कि 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 18 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां कौन उम्मीदवार है इंडिया ब्लॉक का किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं क्या होगा। और एनडीए ने तमाम उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो ये जो सूरत बन रही कि तेजस्वी यादव घर बैठे हैं, कल जब निकले भी थे तो सिर्फ बीमा भारती का नामांकन करा। तो क्या मोदी से भी बड़े हो गए तेजस्वी और चुनाव इतना आसान है कि बस तेजस्वी निकल जाएंगे और बिहार में इंडिया ब्लॉक की लहर चल पड़ेगी? क्या लगता है दीजिए आपको? देखिए, ये बड़ा सवाल है। अब एक तो प्रधानमंत्री की जो रैली हुई, नीतीश कुमार का भाषण हुआ, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन जी। ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है कि विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं रैली कर रही हैं, क्यों नहीं अपना रोड शो कर रही हैं, क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर रही हैं, सभाएं क्यों नहीं हो रही हैं उनकी। अब पहले दौर का चुनाव है और देखिए 7 चरण में चुनाव है, जिसमें पहला चरण यही सबसे बड़ा है, पहला चरण ही, इसी में 102 सीटों के चुनाव है। बाकी हर जी। चरण में 100 से कम सीटें हैं। पहला हम्म, पूरे देश की बात हम कर रहे हैं। जी। बिहार में तो 4 ही सीटें हैं, लेकिन हम्म, ओवरऑल पूरे देश में, और पूरे देश में अपोजिशन का लगभग यही हाल है। जी। तेजस्वी यादव, ऐसा नहीं है तेजस्वी यादव ने सभा नहीं की है, रैली नहीं की है, रोड शो नहीं किया है, अखिलेश यादव ने भी नहीं किया है। हम्म। आप देखिए कैसी हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी कोई सभा नहीं की है। अभी जी। कोई जनसभा नहीं हुई। हम्म। प्रधानमंत्री जनसभा करा है, वहां भी मेरठ में जाकर के उन्होंने बड़ी रैली की। और योगी आदित्यनाथ तो कर ही रहे हैं, बाकी तमाम नेताओं की रैली हो रही है। और ये जो हम लोगों के यहाँ गांव में, बिहार में कहावत है कि खाली बैठे हुए हैं तो इस कोठी का धान उस कोठी में और उस कोठी का धान इस कोठी में, ये काम जी। अखिलेश यादव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी तक हम्म, 6 सीटों हम्म, पर कैंडिडेट बदल चुके, 3 सीटों पर तो 2-2 बार कैंडिडेट बदल चुके। जी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का अनाउंस किया, फिर शिवपाल यादव को दिया, आप करेंगे शिवपाल यादव का बेटा लड़ेगा। मेरठ में भानु प्रताप सिंह को दिया, फिर उसके बाद अतुल प्रधान को दिया, आप कह रहे हैं कि अब दूसरे लोग लड़ेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की हाल है, का हाल है, यही बिहार का है। राहुल गांधी वायनाड में नॉमिनेशन करके वहां घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहीं रैली नहीं कर रहे हैं, कोई जनसभा जी। नहीं कर रहे हैं। हम्म। ये एक अजीब सी स्थिति है। समूचे उत्तर भारत में जो राजनीतिक दल हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या समझ रही हैं।
क्या उन्होंने पहले ही हार मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दिया है, समझ रहे हैं कि हमको चुनाव ही नहीं लड़ना है, हमारा तो स्टेक विधानसभा चुनाव में होगा? क्या ये सोच रहे हैं तेजस्वी यादव? जब उनका, आपने भी अभी बताया, हम लोग बात कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर लिया हुआ है, जिस हेलीकॉप्टर जी से उड़ के कल वो पूर्णिया गए थे, तो हम्म, बाकी जगह क्यों नहीं रैली कर रहे, क्यों नहीं जनसभा कर रहे हैं? उनको तो एक दिन में उनको तो सिर्फ बिहार में ही लड़ना है। नरेंद्र मोदी को तो पूरे देश में लड़ना है, सभी राज्यों में जाना है, तमाम राज्यों जी से लेकर के और केंद्र शासित प्रदेशों तक 36 राज्यों में जाना है, सब 16 मिलाकर के। लोकसभा लेकिन क्षेत्रों में कार्यक्रम बन गया, और भी जहां मांग होगी वहां भी जाएंगे। देश के ये एक हिस्से 16 से दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। वही 16 जनसभा करेंगे और हर जनसभा से 3 या 4 विधानसभा, 2 या 3 विधानसभा, लोकसभा, 2 या 3 लोकसभा जी साधने की कोशिश होगी। जहां एक जगह करेंगे हम्म, वहां 2-3 जगह के प्रत्याशी आ जाएंगे, मंच पर उनका अभिनंदन होगा, उनका हाथ उठवाया जाएगा, उनके लिए वोट मांगा जाएगा। उन्होंने, कल भी हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा कि एक सहयोगी पार्टी का क्षेत्र चुना उन्होंने, जमुई जाकर के, जहां से उन्होंने प्रचार की शुरुआत की, जी और वो उनके सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट वहां से हैं। तो हम्म, आपसी सद्भाव बने, जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं उनके वर्कर्स में मेल जोल हो, एक जो कंफ्यूजन जरा सा भी है तो वो दूर हो, इन सब की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने, उनकी सभा का भी सब टोन यही था, उन्होंने नीतीश कुमार पर फोकस किया। उनको पता जी है कि नीतीश कुमार के चेहरे का क्या महत्व है। नीतीश कुमार के काम पर वोट मांगना है बिहार में, क्योंकि देश में जो काम होने की बात कही जा रही है उसका तो कुछ नजर आता नहीं है बिहार में। बिहार भाई, भारत सरकार ने जो विकास के काम किए हैं वो कहाँ, उसमें से क्या बिहार में दिख रहा है? जी बिहार में कौन सा नया, आप देख रहे हैं, कोई नई यूनिवर्सिटी बन गई, कोई नया हॉस्पिटल बन गया बड़ा भारी, और कोई नया नई हवाई अड्डा बन गया नया। भारत सरकार का तो कोई विकास का काम बिहार में दिख नहीं रहा है। तो जी बिहार सरकार का जो काम है वही दिखाना है, जो नीतीश कुमार का चेहरा है, उनकी जो पुण्यता है, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बतानी है। तो प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर फोकस रखा, उनको ईमानदार नेता भी कहा, रेल मंत्री के तौर पर भी उनके कामकाज की उन्होंने चर्चा की, और इसका 2 मकसद उन्होंने पूरा किया। एक तो उस बहाने लालू यादव को भी अटैक किया, और दूसरे बिल्कुल ये भी बताया कि नीतीश कुमार आज से हमारे साथ नहीं है, नीतीश कुमार अटल बिहारी हम्म, वाजपेयी के जमाने से हमारे साथ है। तो ये जी मैसेज भी, जो अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में होगा, या जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी के बीच कंफ्यूजन है, उन सबको भी दूर किया उन्होंने। तो ये बड़ी होशियारी से उनकी सारी यात्राएं प्लान की गई हैं। 23 सभाएं करेंगे अमित शाह, हर सभा में कम से कम 1-2 कैंडिडेट उनके साथ होंगे। तो ये, जबकि बिल्कुल उनके पास इतने नेता है और हम्म, स्टार प्रचारक हैं उनके पास, और आरजेडी के पास कौन है? तो अकेले ले दे करके तेजस्वी यादव है। उन्हीं को जी सब जगह जाना है, उन्हीं को हर क्षेत्र में जाना है, हर क्षेत्र, हर प्रत्याशी के लिए उन्हीं को वोट मांगना है, और सिर्फ अपने नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगने जाना है, और जो दूसरे सहयोगी पार्टी जुड़े हैं उनके लिए भी वोट मांगने जाना है। तो इनको तो बल्कि अर्ली शुरू करना चाहिए था। इनको इस बात के लिए, इस बात पर खुश होना चाहिए था कि 7 चरण में चुनाव है, तो इनको बहुत समय मिलेगा प्रचार करने का, हर क्षेत्र में जाने का जी मौका मिलेगा, और एक हम्म, क्षेत्र में कई कई बार आप जा सकते हैं। अब ये अगर सोच रहे हो कि एक दिन निकलेंगे रैली करने और एक ही दिन में 4 सभाएं कर देंगे 4 लोकसभा क्षेत्र में, तो काम पूरा हो गया हमारा। ऐसी स्थिति नहीं है कि उनके कहने से, जब इतना ग्राउंड लेवल पर लड़ाई हो रही है, इतनी आमने सामने की लड़ाई है, इसमें तो अपने को झोंकना होता है। तो तेजस्वी यादव को झोंकना चाहिए था, यंग है, और हम लोगों ने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो एक दिन में 15-15 सभाएं कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी कोशिश होनी चाहिए है कि एक लोकसभा क्षेत्र में अगर 6 विधानसभा सीटें हैं तो 6 की 6 विधानसभा में एक एक सभा हो। जी एक दिन भी अगर वो एक सभा करें, एक दिन हम्म, में एक दिन में एक लोकसभा पकड़ें और वहां 6 सभाएं करें, एक लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाएं, वहां के जो उनके विधायक हों उनको, या जो विधानसभा में हारे हों उनको, सबको मंच पर बुलाएं, लोकसभा का जी प्रत्याशी हो, वहां वो माहौल बनाए, मैसेज बनाए। इससे डाइवर्सिटी बिल्कुल भी दिखेगी। अगर मान लीजिए हम्म, कि उनका कैंडिडेट एक जाति का है और 4 विधायक दूसरी जाति के हैं, तो वो सारे हम्म, विधायक भी मंच पर हों, उनको जो प्रत्याशी हों वो मंच पर हों, तो एक तरह से अपनी डाइवर्सिटी, अगर जिस जो ए टू जेड की पॉलिटिक्स करते हैं वो दिखाएं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको ले आए मंच पर, कांग्रेस पार्टी के लोगों को बुलाएं और एकता बनवाएं। ये सब चीजें करनी चाहिए। रात दिन काम करने का टाइम है। ऐसा भी नहीं है कि अब आप बैठ करके कोई बैकरूम में स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बैकरूम जी की स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपने आदमी रखा हुआ है और उनको आपने राज्यसभा भी भेज दिया। तो हम्म, बैकरूम की स्ट्रेटजी बनाने वाले दूसरे लोग हैं। आप तो क्षेत्र में निकलिए, सुबह 9 बजे निकलिए, 11 बजे से सभाएं करिए। न, आखिर प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं ना, दिन भर सभा करते हैं और रात में आकर के 12-12 1-1 बजे तक उनकी बैठकें होती हैं। जो टिकटें अभी रह गई हैं, 400 से ज्यादा टिकट घोषित कर चुकी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल 400 से ज्यादा। तो उनको, हम्म, उसको जितनी लड़नी है उसमें मैक्सिमम 90% टिकटें उसकी घोषित हो गई हैं। बिहार में तो सारी हो गई हैं। तो जी ये, इससे सबक लेना चाहिए है कि अब जो जिस तरह से वो नौजवान है, अच्छा, परिवार के और भी लोग सभा करने नहीं निकले। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि परिवार के लोग भी तो जा सकते हैं। मीसा भारती भी अपने क्षेत्र में रैली करें,
तेज प्रताप यादव की अपनी एक फैन फॉलोइंग है अपनी तरह की, उनकी रैलियां कराएं आप। जो दूसरे नेता हैं उनकी रैली, इंडिविजुअल रैली तो होनी चाहिए पार्टी की, साझा लालू यादव रैलियां को बाद ले में जाएं कल। देखिए देखिए नहीं करें। अजीत जी देखिए, आप चुनाव प्रचार को कब निकलेंगे? देखिए, नवादा में, जमुई में, औरंगाबाद में, गया में, ये 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपके ही उम्मीदवार हैं और सभी उम्मीदवार रोज आपका कार्यक्रम मांग रहे हैं। अब सोचिए, जमुई में आरजेडी की उम्मीदवार अर्चना रविदास की स्थिति क्या होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो आए और उनके नेता तेजस्वी यादव अब तक लापता है। तो आप निकलिए। तो आप तो अब तक इसी बात में लगे हैं, जीत की जीत दिखाई नहीं पड़ रही है। आप लगे हैं कि पप्पू यादव को कैसे रोक दें, हिना साहब को कैसे रोक दें, औरंगाबाद की सीट कांग्रेस से कैसे छीन लें, कटिहार की लड़ाई कैसे कांग्रेस से जीत ले। तो ये स्थिति और परिस्थिति जो है वो बहुत ही विचित्र वाली बात है। और नरेंद्र मोदी ने तो आज निशाना साधा कि लालू यादव को हमने तो फंसाया नहीं है। लालू यादव के खिलाफ मुकदमा तो कांग्रेस के राजपाट में हुआ था, तो कसूर हमें क्यों देते हो? सजा हुई, ये फंसे। जी। तो ये बड़ी बात आज मोदी ने कही है। बिल्कुल बिल्कुल कही, और ये मैसेज था यादव समाज के लिए, पूरे यादव जी। समाज के लिए उन्होंने मैसेज दिया। और ये बात ठीक है, उनको भी उन्होंने निश्चित रूप से ये बात जानबूझ करके कही है। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा कि जिस समय लालू यादव पर केस हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लालू जी। यादव की ही सरकार थी, लालू बिल्कुल। यादव की पार्टी की ही सरकार थी। हम्म। एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री होते थे, जिनको इन्हीं लोगों ने बनवाया था, जी। लालू यादव नहीं बनवाया था। इन्हीं हम्म। लोगों के झगड़े में इन लोग, अब लालू यादव नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव बने, मुलायम सिंह नहीं चाहते थे कि लालू यादव बने, तो कौन जी। बने? तो देवगौड़ा जी खोज ले आए गए। पीपी सिंह को हम्म। मौका मिल गया, उन्होंने एच डी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया। तो अपनी ही जनता दल की सरकार के समय लालू यादव के ऊपर मुकदमा। लेकिन जी। प्रधानमंत्री इस बात को जानते होंगे, उन्होंने कांग्रेस का नाम इसलिए लिया था कि कांग्रेस और आरजेडी चूंकि अभी साथ में है, तो इन दोनों के बीच एक झगड़ा हो। जी। आरजेडी के समर्थक समझे कि कांग्रेस ने उनके नेता को अंदर करवाया था, जेल में हम्म। कराया था। और उसके बाद जब मुकदमा शुरू हुआ 1997 में और लालू यादव जेल गए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद से आगे 7 साल तक कांग्रेस सरकार में नहीं आई थी। सारा मुकदमा चला है जनता दल की सरकार में, नहीं तो बीजेपी की सरकार। जी। सजा भले आकर के बाद में हुई है, लेकिन मुकदमे चले पहले ही। लेकिन प्रधानमंत्री को अपना एक पॉइंट प्रूव करना था, ये बताना था कि हमने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। ये बात सही है, मुकदमा बीजेपी ने नहीं दर्ज कराया था, मुकदमा लालू यादव की अपनी सरकार के समय हुआ था। तो ये यादव समाज को एक मैसेज हुआ है कि हमारा लालू यादव को अगर सजा हुई है या चारा घोटाले में वो फंसे हैं, उन्होंने, जी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा, लेकिन ये अभी आप समझिए कि ये जो मामला है सारा, जो नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी देने का, ये भी 2004 से 9 का मामला है, जब जी। जब वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। और उसके बाद ही जनता दल यू के नेताओं ने उनके खिलाफ सबूत जुटाए। तमाम जो इस बात के एजेंसीज को भेजे गए थे कागज, मनमोहन सिंह के पास कागज पहुंचे थे, उस समय जांच नहीं शुरू हुई थी। तो ये बात, अपना पॉइंट उन्होंने प्रूव कर दिया। और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यादव समाज लोकसभा चुनाव में आरजेडी के यादव उम्मीदवार को ही वोट देता है, आरजेडी के बाकी उम्मीदवारों को वोट नहीं देता है। वहां अगर बीजेपी का यादव है, जेडीयू का यादव है, तो टूट के वोट देता है उसको, सारे वोट उसको चले जाते हैं। और जहां कोई यादव उम्मीदवार नहीं होता है, वहां भी मैक्सिमम वोट बीजेपी की तरफ जाता है। तो ये एक चूंकि वो, हम लोग पहले भी बहुत चर्चा किए हुए कि डीपली रिलीजियस कास्ट है वो, बात को वो लोग मानते हैं, गौपालक लोग हैं और धर्म में आस्था रखते हैं। और ये हमने आपको बताया था कि हमको बिहार से ही कई लोगों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यादवों ने कहा कि भाई अब मथुरा में हमारी बारी है और मोदी ही बनवाएंगे, मतलब श्री कृष्ण का मंदिर जो बनेगा। तो एक धारणा है, इसको वो प्रूव कर रहे हैं बार बार। नरेंद्र मोदी इस बात पर फोकस करेंगे कि वो समाज उनके साथ जुड़े, चूंकि उनको भी पता है कि सबसे बड़ा समाज है, एक सिंगल कास्ट जिसकी सबसे बड़ी आबादी है वो है, और उसका कुछ भी हिस्सा आता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बोनस होगा। तो आज तो वो अपना ये पॉइंट भी प्रूव कर गए। ये भी उन्होंने लालू यादव के वोटर पर डोरे डाल दिए, उसको भी समझा दिया उन्होंने। और नीतीश कुमार पर तो डाले ही। नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं, जिनको माना जाता है कि लौह कुश समीकरण उनका है, कोयरी, कुर्मी, धानुक जो उनके साथ हैं, या दूसरे अत्यंत पिछड़े, उनके लिए भी खुश कर दिया उनको भी उन्होंने। प्रधानमंत्री ने उनको भी खुश किया कि नीतीश कुमार बहुत ईमानदार नेता है, और रेल मंत्री थे तो कभी कोई शिकायत नहीं आई। और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इतना काम किया, जो दिख रहा है लोगों को बिहार में, अब जो भी काम दिख रहा है बिहार में, वो तो नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। जो आज बार बार कह भी रहे थे नीतीश कुमार की, सब तो हम किए, और सब क्षेत्र में काम किया गया। पहले पढ़ाई होता था, हम उनका भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्चियां तो नहीं पढ़ती थी, बच्चे तक नहीं पढ़ते थे। ये बात तो ठीक है, ड्रॉप आउट
बहुत था, स्कूल में एडमिशन नहीं थे, ड्रॉप आउट था, लोग पढ़ते नहीं थे, और कितनी तरह की कहानियां हम लोग सब देखे लेकिन स्कूलों को लेकर। अजीत जी देखिए उन्होंने जो कहा, लेकिन जो एक संदेश था या जो संदेह चल रहा था पहले से कि नीतीश कुमार की स्थिति अब ठीक नहीं है, वे बहुत देर तक भाषण नहीं कर सकते हैं, वे बिना पढ़े, बिना देखे कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आज इन तमाम जो मिथ था, इसे तो आज नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। आज तो वे बिल्कुल पुराने अंदाज में दिखे और बिल्कुल हाथे बिल्कुल लहरा-लहरा कर बोल रहे थे। लगा ही नहीं कि नीतीश कुमार बीमार थे। नहीं लगा। और हम लोग हमको हमको ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने एक बार और, जब उन्होंने 17 मिनट का एक भाषण दिया था, जी। जो हुँ, बिहार उद्यमी वाले सम्मेलन में, तब भी हम लोगों ने हुँ, चर्चा की थी, और उस समय भी एकदम उन्होंने दिखाया था, जितना टू द पॉइंट और जितना शार्प उनका भाषण था, आज उसी तरह का भाषण दिया उन्होंने। और ये जो जी, तमाम धारणा बनाई गई थी, और मतलब हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन आज तो उस बात को उन्होंने गलत साबित कर दिया। हर बात को कहा जा रहा था कि उनकी सभाएं नहीं होंगी, मतलब प्रधानमंत्री के मंच पर जी, जब वो नहीं बिल्कुल। पहुंचे थे पिछली बार बेतिया वाली सभा में, तो ये हुँ, कहा जा रहा था कि उनको जानबूझ करके नहीं जाने दिया गया कि पता नहीं क्या बोल दें। आजकल वो जी, कुछ भी बोलने लगे हैं, तो इसलिए हुँ, नहीं, हालांकि उनको लंदन जाना था उसी उसके अगले दिन, लेकिन ये था कि शाम में भी जा सकते थे, प्रधानमंत्री की सभा अटेंड करके भी वो जा सकते थे, लेकिन जी, वो सभा में नहीं गए थे, उनकी बेतिया वाली हुँ, सभा में। तो तब भी कई तरह की चर्चाएं हुई थी कि उनको दूर रखा जा रहा है, सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है, तो इस तरह की बातें हो रही थी। अब वो सारी चीजें गलत हो गई। उन्होंने भाषण दिया, बहुत शार्प भाषण दिया, टू द पॉइंट भाषण दिया, जो वो कहना चाह रहे थे वो कहा। नौकरी के लिए बिल्कुल। बात कही, तो जो हुँ, प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात कही थी, और जिस रोजगार को लेकर के श्रेय लेने की होड़ चल रही है, उस पर भी उन्होंने कहा। जी, उन्होंने कहा कि हमने 3 लाख नौकरी दे दी है, 1 लाख और देने जा रहे हैं, और बाकी नौकरियों की प्रक्रिया चल रही है नौकरियां देने की। तो हुँ, जो बिहार के लोग सुनना चाहते थे वो बात उन्होंने कही। उन्होंने फिर अपने को आगे रखा, बताया कि जो हुआ सो हमने किया, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, जो सुधारा हमने सुधारा, नौकरियां हमने दी। तो जी, एक तो नीतीश कुमार भी बोले, और नीतीश कुमार, लालू और प्रधानमंत्री दोनों का मंच पर आना अपने आप में बड़ा मैसेज देता है। हम लोगों ने कई बार देखा है, ये कई बार देखा है, जो हम लोगों ने देखा 2020 के लोकसभा चुनाव में, जब बात बिगड़ने लगी थी पहले 2 राउंड के बाद, तो प्रधानमंत्री ने आगे कर दिया था नीतीश कुमार को, और उसके बाद ही चीजें सुधरी एनडीए के लिए। नहीं तो पहले जी, 2 राउंड में विधानसभा के जो शाहबाद इलाके में, मगध में जो वोटिंग थी, उसमें तो गड़बड़ा रहा था सब, आरजेडी आगे हुँ, बढ़ रही थी। जी, तो इसलिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का एक साथ मंच पर आना अपने आप में एक बड़ा संदेश होता है, और हुँ, आज दोनों ने वो संदेश दे दिया। और उसके बरक्स आप देखिए कि अभी तक आप, मतलब आरजेडी कांग्रेस मंच पर साथ आना तो छोड़ दीजिए, अकेले अकेले भी रैली नहीं कर रहे। जी, ये नहीं है दोनों अपनी अपनी भी रैली कर लें। हुँ, नॉमिनेशन के समय भी आमतौर पर रैलियां होती हैं, तो इतने नॉमिनेशन हो गए, 4 रैली तो 4 नॉमिनेशन में फर्स्ट फेज में ही किए रहते। अब सेकंड फेज के बिल्कुल। भी कई नॉमिनेशन हो गए, थर्ड फेज के नॉमिनेशन नहीं, शुरू हो गए। केवल एक रैली हुई बीमा भारती के लिए क्योंकि वहां पप्पू यादव है। और देखिए हड़बड़ी और देरी कितनी है कि कल तारिक अनवर का सिंबल लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ना पड़ा अखिलेश प्रसाद सिंह को। मतलब आप कितने देर हैं, कितनी देरी कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। और जो नहीं, मैं कह रहा था कि यदि हम, हाँ जी अजीत जी कुछ कह रहे थे आप। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप देखिए, मतलब एक दिन पहले मंगलवार को नॉमिनेशन करना था तारिक अनवर जी, को, और हम्म, सिंबल नहीं पहुंचा। ये देखिए, जी, जबकि ऐसा भी नहीं है कि आप 400-600 कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, आपके 3 ही कैंडिडेट हैं। बिहार हम्म, में कांग्रेस ने 3 ही कैंडिडेट की घोषणा की है, उसी में एक कैंडिडेट का सिंबल नहीं पहुंचा टाइम से, जी, और मंगलवार का नॉमिनेशन टल के बुधवार को करना पड़ा, और वो भी बुधवार को 11:15 11:30 बजे तक हेलीकॉप्टर से सिंबल लेके गए अखिलेश प्रसाद। ऐसी क्या जी, आफत आ गई, वो भी कटिहार जैसी सीट पर, जहां ऑलमोस्ट तय माना जा रहा था कि तारिक अनवर लड़ेंगे, पहले दिन से बिल्कुल। तय माना जा रहा था कि तारिक अनवर लड़ेंगे। जब ऐसी सुनिश्चित सीट पर इतनी समस्या है टिकट देने में आपको, तो फिर आप बाकी सीटों पर क्या होगा, बाकी सीटों पर क्या सिंबल दीजिएगा, क्या कैंडिडेट तय करिएगा, और कैसे उसको चुनाव लड़ाइएगा। जी। तो देखिए कैसे आप सिंबल देंगे, कैसे लड़ाएँगे, देखिए और कब निकलेंगे तेजस्वी यादव। मैं कह रहा था उम्मीदवार कहाँ हैं? मोदी आ गए, अमित शाह आ रहे हैं। मैं ऐसे आज आकलन कर रहा था 40 लोकसभा क्षेत्रों का कि जहाँ उम्मीदवार बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है। मैं आपके ही इलाके चंपारण से प्रारंभ करता हूँ अजीत जी। वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार महतो कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार कौन है? हम्म। नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। नहीं, नहीं पता सीट है, नहीं आरजेडी पता के है। खाते में गई है। हम्म। कहा जा रहा है, देखिए अभी कहा जा रहा है कि बगहा शुगर मिल वाले दीपक यादव बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में आएंगे। 7 तारीख को कोई कार्यक्रम होगा, इसके बाद उनके उम्मीदवार बनने की घोषणा होगी। सोचिए किस तैयारी में आप हैं।
और मोदी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बेतिया में तो सभा कराए हैं। चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई उसके पहले ही उन्होंने, जो आचार संहिता लागू हुई है या तारीखों की घोषणा हुई, तो आप कहाँ हैं? पूर्वी चंपारण में पता है कि उम्मीदवार कौन होगा? अजीत जी, हाँ, नहीं राजेश पता है। कुशवाहा के नाम की चर्चा हो रही है। देबा गुप्ता की भी चर्चा हुई थी, विनोद श्रीवास्तव की भी चर्चा हुई थी। लेकिन अजीत जी, मैं इन दो क्षेत्रों की बात कर रहा था। क्या आपको भी पता है, आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं, कि इंडिया ब्लॉक का नहीं, उम्मीदवार यही कौन है? और यदि यही तो पता आपने नहीं है नाम। मुझे, जी, हाँ, यदि पता नहीं है तो वह चुनाव प्रचार कैसे करेगा? नहीं, यही दो नाम हम भी सुन रहे हैं जो आप बता रहे हैं। ये नाम सुन रहे हैं लोग, जी, जो बात होती है वो कहते हैं कि वही फला जी लड़ेंगे, अमूक जी लड़ेंगे। अमूक जी, जी भी नहीं तैयार है लड़ेंगे कि अभी अमूक जी को पता ही नहीं है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको कहा तो सिंबल गया मिलेगा है, कि नहीं मिलेगा? लेकिन जी, हाँ वही, अब कहा तो गया, अब कहने के नाम पर वो 10-20 लाख रुपया 50 लाख थोड़े खर्च कर देंगे। जी, कहने के नाम पर तो वो ना रैली कर रहे हैं ना सभा कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं और देख हुँ, रहे हैं कि दूसरा जो अपोजिशन की पार्टी का कैंडिडेट है वो रैलियां कर रहा है, सभा कर रहा है, उसके जुलूस निकल रहे हैं, उसके जी, पोस्टर बैनर्स लग रहे हैं चारों तरफ, लाउड स्पीकर से घूम रहा है, उसका रिक्शा साइकिल घूम रहे हैं और वो देख रहा है उसके सामने और वो इंतजार कर रहा है कि कब उधर से हरी झंडी मिलेगी। अच्छा, ये भी नहीं है, आपने सीटें तय हो गई, जब सीटें तय जी, हो गई कांग्रेस के साथ कि आप सीटें कांग्रेस ये लड़ेगी, आरजेडी ये लड़ेगी, तो उम्मीदवार तय करने में क्या दिक्कत है? वहां तो कोई बिल्कुल, ऐसा है नहीं आरजेडी में कि कोई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठनी है, कोई सीईसी की बैठक होनी है और उसके पहले कोई स्क्रीनिंग कमेटी बननी है और छटनी समिति से नाम आएंगे, फिर प्रदेश कमेटी नाम भेजेगी, फिर छटनी कमेटी उसमें से नाम छाटेगी, फिर सीईसी बैठेगी। ये तो करना नहीं है। ये सब जी, चौचले तो बीजेपी कांग्रेस के हैं। हुँ, आरजेडी को ऐसा थोड़ी करना है। आरजेडी को तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को नाम तय कर देने हैं कि जिसको टिकट देना है, जिसको देना है उन्होंने तय भी कर रखा होगा। देखिए, जब बीमा भारती को देना था तो देना था, उन्होंने दे दिया। जब जी, उस सीट बिल्कुल, पर आपने इतना बड़ा गैम्बल खेला, इतना बड़ा जुआ खेला, आपने पप्पू यादव को हराने के लिए आपने एक बीमा भारती का नाम तय किया था, टिकट भी दे दिया, उनको जाकर के नॉमिनेशन कराए। तो बाकी सीटों पर तो इस तरह का कोई पैच नहीं है। हर सीट पर थोड़े पप्पू यादव का कोई एंगल है, कोई पप्पू यादव टाइप का मजबूत कैंडिडेट है हर सीट पर। जहां जी, थे वहां आपको दे दिए, जहां पप्पू यादव थे, जहां मजबूत कैंडिडेट था आपके अलायंस का, वहां तो आप कैंडिडेट दिया है। और जो सीट आपको मिल गई है जिसमें कोई लफड़ा नहीं है, वहां का कैंडिडेट कौन होगा आप बता ही नहीं रहे। अब हमारे जिले की अभी आपने बात की चंपारण की, आप देखिए वाल्मीकि नगर से कैंडिडेट नहीं अनाउंस हुआ, कांग्रेस के खाते में चली गई है पश्चिमी चंपारण, तो वहां कांग्रेस ने भी अनाउंस नहीं किया। हम लोग सुन रहे हैं कि नहीं, शाश्वत केदार को टिकट दे। कांग्रेस पर आएँगे, लेकिन मैं भी हम आरजेडी की सीटों की बात कर रहे हैं। हम जी, अपने जिले की 3 सीटों की बात आपने शुरू की, तो हम कह दें कि 3 4 बल्कि सीटें हैं। पश्चिमी जी, चंपारण में वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण, और फिर पूर्वी चंपारण में पूर्वी चंपारण और शिवहर, जिसमें शिवहर में 3 सीटें हैं, हाँ, मैं 3 शिवहर पर ही आ रहा विधानसभा था। सीटें अजीत जी, हमारे मैं यहाँ की शिवहर हैं। पर ही आ रहा था। शिवहर पर ही आ रहा था। देखिए, आपकी जिद है और आपका संकल्प है कि हमें लवली आनंद को हराना है। क्योंकि आपने धोखा खाया, आपके शब्दों में, मतलब तेजस्वी यादव के शब्दों में, चेतन आनंद किस तरीके से 12 फरवरी की रात को भाग गए थे, 11-12 फरवरी की रात को। लेकिन लवली आनंद के खिलाफ आप लड़ाएंगे किसे? लवली आनंद तो पहुंच गई हैं मैदान में। आनंद मोहन भी पहुंच गए हैं, चेतन आनंद भी पहुंच गए हैं। लेकिन सामने से कौन आ रहा है? रोज कोई नया गणित बैठा दिया जाता है। रितु जायसवाल लड़ेंगी, संजय गुप्ता लड़ेंगे या रामा सिंह लड़ेंगे। आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं, मैं आज इनमें से एक उम्मीदवार से बात कर रहा था। मैंने कहा, आपको मिल गया ना? उन्होंने कहा, आश्वासन मिला है, लेकिन जब तक मिल न जाए क्या कहें, क्या शुरुआत करें। मैंने दूसरे दावेदार से बात की, उन्होंने भी कहा, मुझे भी आश्वासन मिला है। बताइए, ये क्या मजाक है? मोदी आ गए, अमित शाह आ रहे हैं, नीतीश कुमार निकल गए, और आप बता ही नहीं रहे हैं कि उम्मीदवार कौन होगा। शिवहर से लवली आनंद को हराना भी है। तो नहीं ये, देखिए, ये और तो आज ही मैं, जी, और आज ही मैं पता कर रहा था, तेजस्वी यादव पटना में है, संजय यादव दिल्ली में है, मनोज झा के घर में कोई ऑपरेशन हुआ है शायद माता जी का। तो आपकी व्यस्तताएं इस चुनावी समर में कहीं कहीं और भी दिखाई पड़ रही है। तो चुनाव तो बिल्कुल सेकेंडरी होता जा रहा है। बिल्कुल सेकेंडरी चुनाव है। और आप देखिए, आप पीछे से आज बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव पटना में, आप पीछे चले जी, जाइए, अभी 1 दिन पहले वो लौटे हैं, 2 दिन पहले लौटे हैं वो दिल्ली से। वो जी, दिल्ली में थे। दिल्ली में एक तो रैली की बात थी, लेकिन वो 31 मार्च की थी। और जी, तेजस्वी यादव दिल्ली में थे संभवतः 23-24 मार्च से वो दिल्ली में थे। वो जी, होली है, उनकी बेटी का बर्थडे है, फिर उसके बाद एक रैली हुई, फिर उसके बाद अब तब वो गए तो पटना में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे रहे। ये इतना प्रीसियस टाइम है। हम तो एक हम नेताओं से हमारी बात होती है तो नेता कहता है, अभी आज बीजेपी के जिसके पास 100 नेता है,
वो जी, कहता है कि काश दिन 24 घंटे के बदले 26 घंटे का होता तो हमको 2 घंटे एक्स्ट्रा बिल्कुल। मिलते काम करने। यहाँ यहाँ जिसके पास पूरा समय है, वो बैठा हुआ है घर में, उसको लगता है कि दिन काटना भारी हो रहा है। हुँ, एक-एक मिनट जब इतना कीमती है, तो इस तरह से ये ठीक है, फैमिली एंगेजमेंट्स भी ठीक है, फैमिली के भी फंक्शंस होने चाहिए हैं, लेकिन क्या जितने बाकी नेता लड़ रहे हैं, उनके उनकी फैमिली नहीं है? वो क्या अपनी फैमिली से बिल्कुल। प्यार नहीं करते हैं, अपने बच्चों से प्यार हुँ, नहीं करते हैं? वो सब भी करते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनका प्राइमरी काम ये तो लोकसभा का चुनाव तो 5 साल बाद ही आएगा। जी। तो फिर ये तो इस पर फोकस होना चाहिए, है ना? और देखिए ये जो ये अभी आपने कहा जैसे कि वो पटना में बैठे हुए हैं, तो पटना में अब क्या कर रहे हैं? सीट तो बँट गई है ना, अब तो उम्मीदवार तय करने हैं ना। तो ना उम्मीदवार उम्मीदवार बता तय रहे हैं, करने ना में घर से ऐसी निकल कौन-सी रहे हैं। मुश्किल। जी। तो देखिए शिवहर से आगे चलते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का भी वही हाल है कि सीतामढ़ी में चर्चा ये है कि शिवहर में रितु जायसवाल को न मिला तो यहाँ लड़ा देंगे। हाँ? संजय गुप्ता को लड़ा देंगे, मतलब एक जगह राजपूत को लड़ाएंगे, एक जगह वैश्य को लड़ाएंगे या फिर कुशवाहा को लड़ाएंगे। पहले चर्चा हुई कि सुनील कुशवाहा को लड़ाया जा रहा है जो पूर्व विधायक, तो सुनील कुशवाहा भी चर्चा शुरू हुई, चर्चा बंद हुई, कई नए नाम आए। रितु जायसवाल को भी पता नहीं चल रहा है कि शिवहर में मेहनत करें कि सीतामढ़ी में मेहनत करें। संजय गुप्ता को समझ में नहीं आ रहा है टिकट उन्हें मिल रहा है या रितु जायसवाल को मिल रहा है। तो ये इतनी, अब झंझारपुर आप उम्मीदवार ही नहीं तलाश पा रहे हैं। जेडीयू के एक बड़े नेता आपके संपर्क में हैं, यहां आप किसी अति पिछड़े को लड़ाना चाहते हैं। बीच में बात हुई कि कोई बात मुकेश सहनी से हो रही है, उसका भी ओर छोर पता नहीं चला। तो उम्मीदवारी सुपौल, पप्पू यादव से आपने लड़ाई लड़ ली, लेकिन आपको झंझारपुर सुपौल में उम्मीदवार नहीं मिला, मधेपुरा में उम्मीदवार नहीं मिला। सुपौल में आपके उम्मीदवार कौन? चर्चा है चंद्रहास चौपाल। कितने ताकतवर हैं कोई नहीं जानता है, कितने पॉपुलर हैं कोई नहीं जानता है, लेकिन उम्मीदवार ही नहीं। तो तेजस्वी जब उम्मीदवार ही नहीं तय करेंगे तो चुनाव प्रचार को क्या जाएंगे। अररिया, अब सोचिए अररिया में भी लड़ाई की स्थिति है। अब इस लड़ाई के कारण आप उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे। तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरफराज आलम और शाहनवाज आलम। तेजस्वी यादव फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी जो है वह फैसला करती है कि भाई हमें रविशंकर को लड़ाना है कि ऋतुराज सिन्हा को लड़ाना है, राधा मोहन सिंह का टिकट काटना है कि राधा मोहन सिंह को देना है, गिरिराज सिंह का टिकट काटना है कि देना है। तो बीजेपी ने स्पष्टता के साथ, और जेडीयू ने भी, जिनका काटना था काट दिया, जिन्हें देना था दे दिया कि जो देखा जाएगा जो होगा हो। लेकिन आप कब फैसला करोगे भाई? तो मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, आपको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। अजीत जी ये क्या सूरत है? देखिए, फिर अभी आपने उधर से बात शुरू की थी, जो शिवहर और सीतामढ़ी की बात हमारी हम अधूरी रह गई थी। हम लोग पहले भी एक बार चर्चा किए थे कि वो इतना फेवरेबल स्थितियां वहां हो गई हैं आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, जब से दोनों जी, वैश्य उम्मीदवारों की टिकट कटी, सुनील कुमार पिंटू की और रमा देवी की, तब से जी, दोनों नाराज हैं। हम्म, दोनों नाराज हैं वहां, और उसकी वजह से वैश्य नाराज है। पूर्वी चंपारण में वैश्य पहले से नाराज है। पवन जायसवाल जो जी, ढाका के विधायक है वो नाराज हैं। एमएलसी थे मोतिहारी से राजेश गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता, वो नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनको एमएलसी के चुनाव में राधा मोहन सिंह ने हरवाया था, तो इसका जी, बदला इन लोगों ने लिया था। मेयर के चुनाव में सब एकजुट होकर के और राधा मोहन सिंह के उम्मीदवार को हरा दिया था, जो भाजपा के हम्म, जिलाध्यक्ष हैं। तो पूर्वी चंपारण सीट, शिवहर सीट और सीतामढ़ी सीट, इन तीनों पर वैश्य वोट पर्याप्त है, काफी बड़ी संख्या में वैश्य वोट है, और उसमें नाराजगी है, खलबली है एक तरह से, क्योंकि इसमें से तीन में से दो दो एमपी थे उनके, एनडीए से ही थे, दो वैश्य एमपी थे, दोनों की टिकट कट गई और आप किसी को नहीं दे रहे हैं, मतलब बीजेपी ने नहीं दिया। तीनों एक लाइन से जी, फॉरवर्ड कैंडिडेट है, वहां बहुत फेवरेबल स्थिति है अगर कायदे से कैंडिडेट तय करें। लेकिन अब कब कैंडिडेट तय करेंगे? अब तो ये इतना इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि अब जो मोमेंटम बना था वो आप मोमेंटम नहीं बना पाएंगे। अब जो एनडीए के कैंडिडेट है उन्होंने अपना मोमेंटम पकड़ लिया है। अगर जी, ढंग से इन लोगों ने इस स्थिति को कैपिटलाइज किया होता तो ये तीन सीटें, हम दाऊद बता रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, तीनों फंस जाती लड़ाई में, और आरजेडी के लिए तीनों सीटों पर बहुत अच्छा स्कोप होता, बहुत बढ़िया होता। वो मौका आरजेडी ने गंवा दिया। इसी तरह से अब जो आपने बाद में बात कही, वो एकदम कोर इलाका है सीमांचल का और कोशी का। आरजेडी का एक समय में कोर इलाका रहा है, जहां जी। यादव भी है और मुसलमान भी है। पूर्णिया डिवीजन 2014 में में, तो 2014 में मोदी की लहर नहीं चली थी, ना मधेपुरा में, ना अररिया में, ना किशनगंज में, ना बांका में, ना कटिहार में, न भागलपुर में, और आप तय ही नहीं नहीं कर चली पा रहे थी। हो। यहाँ जी, से सब, यहाँ आरजेडी और कांग्रेस के लोग जीते थे। तो जी, इस उसको देख, वहां तो वोट है, पर पूर्णिया डिवीजन की 4 सीटों पर तो 46% तक मुसलमान वोट है खाली।
वहां जी आपको जरा सी सावधानी, जरा सी होशियारी से कैंडिडेट देना है और आप चुनाव जीत जाएंगे। मतलब किशनगंज, पूर्णिया हो, कटिहार, अररिया, ये तो ऐसी सीटें हैं जहां आप थोड़ी सावधानी, थोड़ा ढंग से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाएंगे। ये बिल्कुल आपके लिए रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह है, चारों तरफ सूखे में यही पानी है, यही हरियाली है आरजेडी के लिए। और यही सबसे ज्यादा उन्होंने एक तो लड़ाई कर ली पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ, उनको हराने का संकल्प करके पूरा लालू यादव का परिवार लगा हुआ है। और वो देखिए कि पप्पू यादव हैं जो कह रहे हैं कि हम लालू यादव की बेटियों के लिए प्रचार करेंगे, और इधर से बिल्कुल लालू यादव का पूरा परिवार लगा हुआ है कि हम उनको चुनाव हरवा देंगे। तो जी उनको हरवा देना है, चाहे उसके बदले में हम सब गंवा दें, वहां पूर्णिया गंवा के साथ साथ मधेपुरा, अररिया, सुपौल सब गंवा दें, कटिहार भी चला जाए, लेकिन पूर्णिया नहीं जीतने देंगे हम पप्पू यादव को। तो ये एक सोच है, लेकिन ये सबसे असर वाला इलाका है। हमारा ये कहना था कि सीमांचल का इलाका मजबूत असर का इलाका है, कोर वोट का इलाका है। यहाँ तो कम से कम पहले से उम्मीदवार तय करके रखने चाहिए थे, जिसकी घोषणा कर देते जो अभी प्रचार कर रहा होता, चुनाव लड़ रहा होता। अब कब आएगा नहीं और कब देखिए लड़ेगा? अजीत जी अभी आपने बैस्य की बात की, नाराज बैस्य की, सुनील कुमार पिंटू और रमा देवी का टिकट कट किया, केवल एक ही बैस्य को मिला, संजय जायसवाल को, जेडीयू ने दिया ही नहीं था। जैसे ही बैस्य में नाराजगी बढ़ी, बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई और उसे लगा एडजस्टमेंट कहां हो सकता है। तो चिराग पासवान ने सिर्फ 2 उम्मीदवार घोषित किए थे, 3 बचे हुए थे। तो दूसरा बैस्य चिराग पासवान की पार्टी से बीजेपी ने खड़ा करा दिया। चिराग पासवान के ही साथी हैं, सहयोगी हैं, वार्ड काउंसलर से लेकर विधायक तक का चुनाव लड़े हैं। राजेश वर्मा, उन्हें खगड़िया में उम्मीदवार बनाया गया। तो वो अपनी गलतियों को करेक्ट भी कर रही है। और आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, 3-3 लोग लगे हैं इस आस में कि मुझे सिंबल मिल रहा है, कोई तेजस्वी यादव से मिलकर आशीर्वाद ले रहा है, कोई लालू यादव से मिलकर आशीर्वाद ले रहा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा टिकट क्या होगा। तो हमने बात की मधेपुरा की, वैशाली में क्या करेंगे, बहुत चर्चा हो गई। मुन्ना शुक्ला को टिकट दे रहे हैं, लेकिन सवाल फंसा हुआ है मुन्ना शुक्ला की रामा सिंह को शिवहर में लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते। फिर एक बात यह भी हो रही है कि यदि आप लवली आनंद मोहन को जी कृष्णैया कांड में शामिल बता रहे हैं, तो फिर मुन्ना शुक्ला के बारे में क्या कहेंगे। एक पेच यह भी फंस रहा है। हाँ, फिर देखिए गोपालगंज, चर्चा है सुरेंद्र राम की, लेकिन सुरेंद्र राम घोषणा तो हो जाए। फिर देखिए सिवान, क्या करेंगे आप, बता तो दीजिए। हिना साहब ने तो ऐलान कर दिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, और माले को आपने सीट दी नहीं। हाजीपुर में किसे लड़ाएंगे भाई, चिराग पासवान के खिलाफ? हाँ, आशा पासवान को लड़ाएंगे कि सिर्फ चंद्रराम को लड़ाएंगे? कांग्रेस की सीटों की बात कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण की बात आपने कर दी। मुजफ्फरपुर, अजय निषाद को ले आए, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि अजय निषाद बहुत मजबूत नहीं है। हमारे पहले वाले ही विजेंद्र चौधरी ही मजबूत थे। तो क्या अजय निषाद का भी हाल वही होने जा रहा है जो पप्पू यादव का हुआ? हाँ, ये क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है। महाराजगंज, अब तक अटके हैं आप, अरुण कुमार को लड़ाएं कि सत्यनारायण राय के बेटे को लड़ाएं कि और कोई प्रयोग कर ले। समस्तीपुर, बीके रवि की चर्चा है, तमिलनाडु पुलिस के रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी हैं, आईपीएस हैं, उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। और इधर सांभवी चौधरी ने आज से रोड शो शुरू कर दिया। अशोक चौधरी चुनाव के मजे मजाए खिलाड़ी हैं, आज से रोड शो शुरू हो गया और आपके उम्मीदवार का पता नहीं है। पटना साहिब, मेरा देखिए पुश्तैनी घर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में है। आज मेरे गांव से फोन आया कि भैया पता चला कि रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कौन लड़ेगा। हाँ, हमने कहा नहीं यार, तो किसका नाम चल रहा है, किसका नाम बता दें हम, किसका नाम बता दें? सासाराम, छेदी पासवान का इंतजार भी कर रहे हैं, छेदी पासवान आपके दरवाजे पर भी कर रहे हैं, और उधर आपने विश्वनाथ राम और राजेश राम। तो ये क्या स्थिति परिस्थिति, इन स्थिति परिस्थिति में कुछ देख पा रहे हैं आप अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक नेता से हमारी बात हुई, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत समय है, मतलब बहुत समय है। हाँ, फेज वाइज चुनाव हो रहा है, और अभी अगले 5वें चरण में है, 6ठे चरण में है, 7वें चरण में, तो क्या हड़बड़ी है। तो हमने कहा कि अच्छा, तो ये नरेंद्र बात मोदी की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी की हड़बड़ी नहीं होनी। हमने पूछा उनसे कि अच्छा लगता है बीजेपी वालों को ये बात पता नहीं है चाहिए। कि 7 फेज में चुनाव है? तो बोले क्या मतलब? हमने कहा कि नहीं पता होगा तभी तो उन लोगों ने सारे एक साथ अनाउंस कर दिया। आप लोग तो बहुत होशियार आदमी है, वो लोग तो बुड़बक है, मूर्ख है, या तो उनको पता नहीं है या मूर्ख है लोग। तब वो शक पकाए। हमने कहा कि अरे ये बहुत समय है, ये बात बीजेपी को भी पता है, लेकिन उसने अपने सारे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए।
तो हम फिर वो डिफेंसिव हो गए। हमने कहा कि अरे हम्म, आप लोग क्या बिना मतलब की बात लगा रखे हैं कि बहुत समय है, ये बहुत कम समय होता है प्रचार का, जितना नॉमिनेशन के बाद तो कितना समय ही बचता है। कैंडिडेट का काम तो नॉमिनेशन के पहले, जो अच्छा कैंडिडेट होता है, जो विनिंग कैंडिडेट होता है, वो तो नॉमिनेशन के पहले अपना आधा काम कर चुका होता है। और जो एमपी है, जो जीता हुआ एमपी है, वो तो पूरे 5 साल काम किया होगा। और अब जी अगर बिल्कुल। उसी को टिकट मिल गया तो उसकी लड़ाई तो और पहले से तय है कि वो लड़ाई एक ढर्रे पर चल रही है उसकी। आपका कोई एमपी नहीं है, आपको तो और पहले से कैंडिडेट वहां तैयार करके क्षेत्र में रखने चाहिए थे कि वो काम करे पहले से जाकर के। तो ये इस बात को कितना भी आप समझा लीजिए। देखिए, अब उन्होंने फिर दूसरा जो आर्गुमेंट था वो ये था कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि लोग बीजेपी से और जेडीयू से टूट करके आएंगे तो हम उनको वोट देंगे, उनको टिकट दे देंगे। फिर हमने कहा कि ये क्या बात हुई, फिर आपने 5 साल क्या तैयारी की अपोजिशन में रह के? जी बिल्कुल। जब हाँ। अपोजिशन में जो होता है वो तो पहले से तैयारी कर रहा होता है, तो आपका जो 5 साल से कैंडिडेट तैयारी कर रहा होगा, आपका झंडा ढो रहा होगा, आपके लिए जो रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए होंगे, वो क्या करेगा फिर? आप अगर दूसरे का इंतजार कर रहे हैं आने के लिए, तो फिर तो वो जो दूसरा आएगा उसको वो हरवाएगा चुनाव। जी तो इन बातों का कोई जवाब नहीं है किसी नेता, किसी अपोजिशन के नेता के पास। ये हम सीरियस लोगों से बात हुई बता रहे हैं आपको, उन लोगों के जी पास बिल्कुल। कोई लॉजिक नहीं। और वो इस नाते बैठे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, अभी एक है, देखिएगा ना इस बार 5-7 तो हो ही जाएगा। हमने कहा भाई ये पांच क्या साल तो बात हो है कि जाएगा। 5-7 तो हो ही जाएगा? ये क्या इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है कि 40 में पिछली बार एक था, इस बार 5-7 तो हो ही जाएगा तो बहुत है। तो अब इसमें हम अब क्या कर सकते हैं? अब ये तो इसी तरह से लड़ेंगे कि भाई जैसे भी होगा 5-7 तो मिल ही जाएगा, तो देखेंगे उसके बाद विधानसभा में। तो देखिए, बिहार के चुनाव की तस्वीर क्या है, यह समझाने की हमने आपको कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा प्रारंभ हो गया है, चुनावी जनसभा हुई है, लेकिन अब तक आरजेडी कांग्रेस के ढेर सारे, बहुत सारे उम्मीदवारों का पता ही नहीं, अता पता नहीं है। और तेजस्वी यादव अब भी घर से नहीं निकल रहे हैं, केवल इसके लिए निकले थे कि पूर्णिया में पप्पू यादव को हराना है। तो आगे क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।